डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वो प्लीज ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है बच्चों। अभी भी बेटा हम उस टाइम पे हैं, उस सिचुएशन पे हैं जहां पे हम अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं रियलिस्टिक में आपको वे में बता सकता हूं कि हाँ अभी निकल सकता है, तो अभी वाली सिचुएशन इज रियलिस्टिक। उस टाइम पे जब आप मुझसे पूछोगे ना बेटा, तब मैं सपोर्टिव रहूंगा। मैं तो आपका टीचर हूं। हर एक इंसान का क्या होता है, प्रो मोड होता है। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके लाइफ सुधारो सेशन में। ये बात कहनी ज्यादा सही रहेगी। इसका कारण क्या है? वैसे तो आपको मैं सच बताऊं, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं इन सब चीजों में बहुत कम बिलीव करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपका एनलाइटमेंट करूं। ठीक है, आपने काफी कम जगह ही मुझे देखा होगा। रियलिस्टिक बातें, कोई बहुत फैंसी सा स्टफ नहीं, जस्ट टू मेक यू एक्साइट कि यार बस आप देख लो और आपको बड़ी एक खुशी मिल जाए, एक मन की तसल्ली मिल जाए। ऐसी कोई भी चीज मैं कभी आपके सामने लेकर के नहीं आता हूं। ठीक है, और अभी जो सिचुएशन है बेटा, कई बच्चे अभी भी हैं जिनके कई कारणों से उनके मन में ये सवाल उठ चुके हैं। उनके कारण, कई बच्चों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। पहला तो शुरुआत, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वो प्लीज ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है बच्चों। आपने जो सोचा आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो, और जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यह खास वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बड़ी आस लगा करके, एक सपना देख करके और दूसरों को सपना दिखा करके अपनी जर्नी तो शुरू करी, पर कुछ कारण, इंटेंशन और अनइंटेंशनल कारणों की वजह से, रीजन की वजह से उनकी तैयारी कहीं ना कहीं एक डाउट में आ चुकी है। डाउट में आ चुकी है, और वो अपने आप को ये डाउट कर रहे हैं कि यार क्या अभी भी मेरा नीट 2024 निकलेगा। मैं पहले बता देता हूं बेटा, अभी भी ये जो सिचुएशन है ना, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि नहीं यार ये तो एक जस्ट अ क्लिक बिट है। आप जब वीडियो देखेंगे ना तो आपको समय पता चलेगा। मतलब ये वीडियो लाने में, आपके सामने रखने में एटलीस्ट आई टुक अराउंड 48 आवर्स, जहां पे मैंने थोड़ी रिसर्च करी है चीजों के बारे में कि हाउ टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, आपके लिए चीजें आसान बना सकूं। कि यार नहीं बस चीजों को बता दिया और हो गया, मतलब ये भी बताना है ना कि ये होगा कैसे। तो ये सारी बातें उससे कनेक्टेड है। अभी भी बेटा हम उस टाइम पे हैं, उस सिचुएशन पे हैं जहां पे हम अच्छा कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट परेशानियां आएंगी, मुश्किल होगा, टफ होगा, हम तैयार हैं उस चीज के लिए। अभी भी मैं जिस सिचुएशन पे खड़ा हूं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है बच्चों। डिफरेंस किस में सर? डिफरेंस रियलिस्टिक होने में और सपोर्टिव होने में। तो अभी मैं जो बात बेटा आपके सामने कहने वाला हूं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, मैं अब उम्मीद करता हूं वही बच्चे ये वीडियो आगे देख रहे होंगे, और उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी बेटा मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन, और आपको जब ये पूरी बात बताऊंगा ना, आपको खुद लगेगा कि यार ये चीज एक्चुअल में वास्तविकता से इसका कोई लेना देना है या नहीं है। आपको एंड तक समझ में आ जाएगा यार कि हाँ कुछ ना कुछ सोच समझ के इस आदमी ने ये बात कही है। आपको खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि अभी भी बेटा मैं आपके लिए एक बड़ा रियलिस्टिक प्लान लेकर के आया हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिस्टिक एंड सपोर्टिव। अगर आप हमसे ये कहेंगे फरवरी में जाकर के सर मेरा साल खराब हो गया, मैंने तैयारी अच्छी नहीं करी है, आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरा पेपर निकल जाएगा, मैं कहूंगा हाँ बच्चों निकल जाएगा। उस टाइम पे मैं सपोर्टिव हूं। आप अगर इस सिचुएशन में आप मुझसे ये पूछोगे सर क्या मैं अभी भी नीट 2024 निकाल सकता हूं इस सिचुएशन में, इस मंथ में, अगर मैं हूं, अभी मैं रियलिस्टिक में आपको वे में बता सकता हूं कि हाँ अभी निकल सकता है, तो अभी वाली सिचुएशन इज रियलिस्टिक। उस टाइम पे जब आप मुझसे पूछोगे ना बेटा, तब मैं सपोर्टिव रहूंगा। मैं तो आपका टीचर हूं यार। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी मोमेंट ऑफ टाइम आप हमसे कहोगे एनी डे आई विल सपोर्ट यू, आंख बंद करके। आप 1 घंटे पहले हमसे कहोगे सर मुझसे नीट निकलेगा, मैं कहूंगा अरे फुल जोश में जा बेटा, निकलेगा तेरा, कैसे नहीं निकलेगा। एट दैट टाइम आई एम सपोर्टिव, आई एम नॉट रियलिस्टिक।
अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो रियलिस्टिक की कर रहा हूं। हमेशा बेटा हमारी लाइफ में कई सारे चांसेस होते हैं जिन पे हमें विश्वास रखना होता है। भले ही वो चांस कम हो, कोई भी चीज का चांस कम जरूर होता है पर जीरो नहीं होता। आप उसी कम चांस के बलबूते पे आप फाइट करने की हिम्मत रखो ना। चांस पे बेटा दुनिया कायम है। अपन कहते हैं ना यार, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सेम वही सिचुएशन है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी अभी जिस सिचुएशन पे हो, आप अपने आप पे विश्वास रखो कि कर सकते हो। कैसे वो मैं बता रहा हूं ना, आप सुनना। बट या देयर इज अ चांस। पॉइंट ये है बताने का कि अभी भी चांस है बच्चों, हम रियलिस्टिक सिचुएशन में है। कैन आई डू इट? यस डेफिनेटली। इसका जवाब बेटा यस है कि हां भाई आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आप ये समझो, होगा आपसे नहीं होगा तो किससे होगा ना। कैसे होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो बिलीव करना कि चांस हमेशा है होने का। सबसे पहले तो बेटा आप अपना, हर एक इंसान का क्या होता है, प्रो मोड होता है एक। ये बात मानो आप, हर एक इंसान का क्या होता है, प्रो मोड होता है। जैसे आपने देखा कि भाई अगर हम देखें तो सरस्वती जी का जो रूप है कितना शांत है, कितना शालीन है रूप उनका। पर एक और उनका रूप है काली जी का जो बड़ा ही एग्रेसिव है। ऐसे ही हर एक इंसान में उसके बेटा दो मोड होते हैं। एक उसका नॉर्मल मोड होता है, एक उसका नॉर्मल मोड होता है, एक उसका नॉर्मल मोड होता है। आपको अपने अंदर का जो प्रो मोड है ना वो निकालना पड़ेगा। सर प्रो मोड कैसा होता है? प्रो मोड कैसा होता है? प्रो मोड होता है बेटा आपका जिद वाला, प्रो मोड होता है आपका गुस्से वाला, प्रो मोड होता है आपका एग्रेसिव वाला कि नहीं यार ये चीज तो मुझे करनी ही है। कई बार होता है आप कोई गेम खेल रहे हो, आप उस टाइम पे गेम में मान लो किसी कारण से आप गेम में मर गए, आप क्या कहते हो कि नहीं यार अब मैं रिप्ले करूंगा और अब मैं बताता हूं इसको इसका हाल क्या करता हूं मैं। ऐसा सिचुएशन में करते हो कि नहीं करते हो? कोई आपको कुछ कह दे, आपको अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है, आपको खुद समझ में नहीं आता ये गुस्सा मेरे अंदर कैसे आ रहा है। पर वो बेटा वो गुस्सा, वो एनर्जी वो एक गलत जगह कंसंट्रेटेड है। कई सारे कारण रह सकते हैं, पर आपको अब अपने अंदर का बेटा वो प्रो मोड निकालना पड़ेगा। और वो प्रो मोड विश्वास मानो वो कहीं नहीं, वो आपके अंदर है। तो ये आपका बेटा नॉर्मल मोड है, आपको अपने अंदर का प्रो मोड निकालना होगा। प्रो मोड सर और कभी मेरा निकला है क्या? क्या पता आप ऐसे ही कह रहे हो। हाँ निकला है यार, मैं बता रहा हूं तुम्हारा निकला है। तुमसे ज्यादा अब मैं तुम्हें जानने लगा हूं, जितना समय मैं तुम्हारे साथ बिताता हूं। है अब तुम्हारा प्रो मोड। याद करो वो टाइम, याद करो वो टाइम जब आप 10वीं के अपने बोर्ड के पेपर दे रहे थे। याद करो वो टाइम जब आप अपने 12वीं के बोर्ड के पेपर दे रहे थे। आपका प्रो मोड जागा बॉस। 4 दिन पहले सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही थी। 4 दिन पहले तुम 4 घंटे सो करके भी अपना दिन निकाल रहे थे ना, 6 घंटे सो करके भी अपना दिन निकाल रहे थे। बाकी टाइम पे क्या कर रहे थे? सर साल भर नहीं पढ़ा था तो वो 4 दिन नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते ना। वो आपका प्रो मोड है, जहां पे ना सोने की चिंता है ना खाने का ख्याल है। हाँ, क्योंकि अगर पहले मैंने पढ़ाई नहीं करी बचे हुए 6 महीने में, तो अब ये 6 महीने में करना पड़ेगा ना। अभी भी आप कोई भी सिलेबस देखेंगे बच्चों, अभी भी कई जगह मैक्सिमम प्लेसेस में हम लोगों ने अभी 12th तक पहुंचे नहीं है, मतलब अभी सब लोग 11th में है, अभी भी सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। तो आपका बेटा प्रोमोट है आप ही के अंदर, बस आपको उसको जगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपको बस अपना ये याद रखना कि नहीं यार मुझे वो वाली चीज लानी पड़ेगी जो मेरा 12वीं में जो आखिरी दिन पे मेरी हालत रहती थी ना, अब वो मेरी बची हुई 6 के 6 महीने में वही हालत रहेगी। उतनी बुरी हालत में घूमने वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू इग्नाइट द फायर दैट इज इनसाइड यू। आपके अंदर है वो, समझो ना, वो है, वो जिद है। बस वो जिद कहां चलती है? अपने पेरेंट्स के सामने, जब नया फोन चाहिए होता है, नए शौक पूरे करने होते, वो जिद वहां पे रहती है ना, वहां चलती है ना। जब अपने पे बात आती है तो नहीं करता कोई भी। बेटा इस जिद को, इस फायर को, ये तुम्हारे अंदर है, बस उसको एक बार, मैं तो कह रहा हूं एक बार खुल के सामने आ जाने दो।
सारी दुनिया को पता चल जाने दो। जो मना करते हैं ना कि नहीं होगा, उनको पता चल जाने दो कि यार ये तो फोड़ सकता है, यार फोड़ सकता है। सच बता रहा हूं। ठीक है सर, मान लेता हूं ये बात। आप बेटा उस धरती से जन्म लेते हो जहां पे बहुत बड़े बड़े शूरवीरों ने जन्म लिया है, और हम सबके अंदर वही ब्लड लाइन घूम रही है बॉस। आप तो जो चाहो वो कर सकते हो। आप इतने क्रांतिकारी हो, आप इतने क्रांतिकारी हो, आप बस एक बार उस मोड में तो आ जाओ। सबके अंदर है, सबके अंदर वही महाराणा प्रताप जी है, वही बच्चियों के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है। एक बार बेटा, एक बार पूरी जी जान लगा के एक बार ट्राई तो करो, एक बार कोशिश तो करो ना। बार बार आपसे वही समझाया जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप उस धरती पे हो जहां पे गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया है बेटा, जिनका फोकस इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था। जैसे आपने देखा होना कि मॉन्क्स जो रहते हैं वो यूजुअली बॉल्ड रहते हैं, पर उनकी सर पे देखा है घुंघराले, वो हेयर नहीं है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, दैट्स नॉट हेयर, वो शैल है। वो जब तपस्या करने बैठे तो बेटा उस टाइम पे इतने फोकस्ड थे कि उनकी बॉडी को हीट रिलीज हो, सर पे ज्यादा गर्म ना हो, इसलिए वो शैल आ गए थे। आप उस धरती से जन्म लेते हो, आप उस धरती से जन्म लेते हो जहां पे जब चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी, करीबन 10-11 बजे का समय था। 6 बजे कोई अंग्रेज उनके पास करीब जा पाया? उनकी हालत ही नहीं हो रही थी कि यार मैं जा पाऊं। तो ये वॉरियर वाली बात है ना जो मैं ये कह रहा हूं, दैट्स इन योर ब्लड लाइन यार। बस जगा के तो देखो, जगा के तो देखो। जरूरी थोड़ी है युद्ध में ही दिखाना है, नहीं, पढ़ाई में भी दिखा सकते हो ना, खेल कूद में भी दिखा सकते हो, स्पोर्ट्स में दिखा सकते हो। दैट्स इनसाइड यू। बस एक बार उसे जगाने की जरूरत है। एक बार उसको आपने जगा लिया ना, जस्ट कीप इट बर्निंग। अब उसमें धीरे धीरे घी डालते रहो, उस आग को जलते रहने देना, ठीक है? हाँ सर। अब मैं आता हूं बात पे कि सर ये तो हो गई है बहुत बात, आपने अब बता दिया है कि चलो एक बार मैं आपकी बात पे कन्विंस भी हो जाता हूं, पर मैं करूंगा कैसे, आप ये तो बताइए। अब बात आती है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी की भी बेटा एक कहानी से आपसे बात करूंगा, रियलिस्टिक सिचुएशन है। मैं आपको ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जो मुझ पे ना गुजरी हो और मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। एक बार दिल्ली में था, तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे डेंगू हो गया। जैसे ही डेंगू हो गया, रात में बहुत तेज फीवर हुआ, मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई, फीवर नहीं उतरा। 4-5-6 घंटे बाद एक और पैरासीटामोल की गोली खाई, उससे भी फीवर नहीं उतरा। जब इतनी बुरी हालत हो गई थी तो फिर मैं जैसे तैसे सुबह करीबन टाइम हो रहा होगा 6-7 बजे का, डॉक्टर के यहाँ गया गुड़गांव में। वहीं पे उन लोगों ने ड्रिप चढ़ाई, बॉटल थी, ट्रांसपेरेंट सी थी, इतनी सी थी, इतनी सी बॉटल थी, इतनी सी बॉटल थी। और जैसे ही वो चढ़ी, विद इन 15-20 मिनट्स मोड़े रिलैक्स हो गया, फीवर उतर गया, सब हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा सर इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें पैरासीटामोल है। मैंने कहा मैं भी तो पैरासीटामोल ले रहा हूं कल से, तब तो नहीं उतरा। तो कह रहा देयर इज अ डिफरेंस इन डोजेज। आप जो ले रहे हो वो मेडिसिन ले रहे हो, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फैलेगी, और उसकी इंटेंसिटी कम है तो उसका इफेक्ट कम है। ये डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आपके पूरे ब्लड वेसल्स में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए आपको आराम मिल गया। 6 महीने पहले होते ना, मैं तुमसे कहता 6 घंटे पढ़ने से तुम्हारा काम चल जाएगा, अब 6 घंटे से नहीं चलेगा। मैंने कहा ना कि मैं जो बात कहूंगा वो भले ही सुनने में कष्टदायी होगी, पर बेटा आपके लिए फायदेमंद है। अब आपको एटलीस्ट बेटा पढ़ाई जो करनी है ना, स्टडी जो करना है, कई बार बच्चे पूछते हैं नंबर ऑफ आवर्स, बाकियों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जरूर कहूंगा कि अगर मैं आवर्स की बात कहूं ना, तो कम से कम बेटा 12 से 14 घंटे पढ़ने होंगे। सर इतना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। लोग बाग काम करते हैं इतने घंटे, लोग बाग काम करते हैं। आपके सामने आकर के वो इंसान 14 घंटे की लाइव क्लास भी लेते हैं, कई लोग तो करते हैं। ये गलतफहमी में मत रहना कि नहीं करते, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको तो पढ़ना ही है ना, बाकी सब चीजों से पेरेंट्स ने फ्री कर रखा है, एक काम दिया है आप करेंगे। 12 से 14 घंटे बेटा पढ़ना है, जिसमें मैं बता रहा हूं ना, जिसमें आपका बेटा 6 आवर्स
आपको कम से कम लेक्चर देखना है, नई चीजें सीखनी है। कैसे सीखना है, क्या फॉर्मेट में सीखना है, वो भी बताऊंगा बेटा आपको। 6 घंटे आपको लेक्चर देखना है। बचा हुआ 6 घंटे बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ 6 घंटे बेटा आप अपने क्वेश्चंस को दो। मैं देखता हूं तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होता। 6 घंटे क्या करना है बेटा, 6 घंटे आपको लेक्चर देखने, मतलब 2 घंटे आपने क्या देखा, फिजिक्स देखा, 2 घंटे जोलॉजी बॉटनी, आप जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और बचे हुए बेटा 6 घंटे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देयर इज नो फ्री डे, नो दशहरा, नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर, कुछ नहीं है अब आपके लिए। अब आपके लिए दिमाग में बस एक ही बात है, वो है जब आपका मई में नीट का एग्जाम है, बस वो दिमाग आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, वो डेट, बस आपका वो पेपर का दिन है, और कुछ भी नहीं। पहला ये डिसाइड कर लो, रोज का सेट कर लो, रोज डे लिखना आपका, जो भी डे हो, ये मेरा डे है, इस दिन से मैं शुरू कर रहा हूं, इस दिन में मैंने टोटल कितने आवर्स पढ़ाई करी है, ये आप डेली अपना एनालिसिस करेंगे कि यार रोज मैं 12 घंटे 14 घंटे कहा है, मैं अब सोच रहा हूं अब तैयारी कर लूंगा। एक बार करके तो देखो, है यार 24 घंटे 12 घंटे में से अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, मैं सच कह रहा हूं, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। पर 12 घंटे मतलब डेडिकेटेड 12 घंटे, फिर उसमें कोई लापरवाही नहीं कि यार बीच में चलो देख लेता हूं क्या रील आ रही है आजकल नई ट्रेंडिंग, वो नहीं होगा। मैसेज का रिप्लाई कर देता हूं, व्हाट्सएप में हाय हेलो पूछ लेता हूं, दूसरे से पूछ लेता हूं उसकी तैयारी कैसे चल रही है, नहीं, अब आपको कोई नहीं जानता है, अब आपको कोई नहीं जानता है, आप अब एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, आप ऐसा समझिए। डे 1 में आपने कितनी तैयारी करी आप वो देखोगे, ठीक है, हाँ सर, डे 1 डे 2 ऐसे हर दिन लिख करके करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको हर एक वीक में, हर वीक में, हर वीक में बेटा 2 टेस्ट देने हैं। सर 2 क्यों, हम एक देंगे? अरे बेटा पुराने पाप भी तो धोना है, 6 महीने पहले से नहीं पढ़ रहे हो, वो भी तो टेस्ट को आपको कवर करना है। हर वीक में 2 टेस्ट आपको देने हैं, हाँ, और आराम से जितना बता रहा हूं उतना पढ़ोगे, आराम से इतना कंटेंट निकल जाएगा कि आप टेस्ट दे सको। हर वीक में आपको 2 टेस्ट देने, पहले आप ये समझो, ठीक है सर। थर्ड बेटा, इसके बाद बेटा आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करेगा, क्या? रिवॉर्ड सिस्टम। आप हर चीज के लिए बेटा एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएंगे। अगर मैंने सोचा है कि मुझे 3 घंटे लंच के पहले पढ़ना है, तो अगर 3 घंटे जब तक नहीं होंगे ना तब तक आप लंच नहीं लेंगे। सर ये तो आर्मी टाइप की ट्रेनिंग है, पहले प्यार से बोल रहे थे कि यार पढ़ाई कर लो, तब आप तो नहीं कर रहे थे ना, तब तो प्यार से बोल रहे थे बेटा, तब आप आराम से करते, तो आप दोस्त यार से भी मिलते, दशहरा दिवाली मनाते, मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय बिताते, नहीं किया ना तब, तो अब करना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग ही मान लो भाई है, तभी ये हो पाएगा, तो वरना नहीं हो पाएगा। मैं आपको कोई भी चीज शुगर कोट करके नहीं कहूंगा, आप अपने आप को एक रिवॉर्ड सिस्टम बना के दीजिए, रिवॉर्ड सिस्टम बना के करिए कि अगर मुझे दोपहर में 1 घंटे सोना है, नींद आ गई है, थक गया हूं, 1 घंटे आप दोपहर में अगर मुझे सोना है तो उससे पहले मैं 30 क्वेश्चंस करूंगा, तभी सोऊंगा सर, वरना मैं नहीं सोने वाला। फिजिक्स के 15 सवाल लगा लिए, फिजिक्स की डीपीपी नंबर 7 कर ली, डीपीपी नंबर 9 कर ली, तब सोने जाऊंगा, ये टारगेट है। आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, आप रोज का रोज ये लिखने वाले हैं कि आज मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, आप ये लिखने वाले हैं कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा। चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर की डेट ऑफ कंप्लीशन आप देख लेंगे कि भैया मुझे ये वाला चैप्टर फिजिक्स का इतनी तारीख को डन चाहिए, तो डन होना चाहिए, अब लापरवाही नहीं। ये है रिवॉर्ड सिस्टम। आपको हर एक चीज, आपका खाने से लेकर के आपका आराम, ये सारी चीजें अब इस रिवॉर्ड सिस्टम पे चलेंगे। आप अपने आप को तभी ट्रीट दोगे जब आप क्या करोगे बेटा, कुछ गेन करोगे। अगर कुछ गेन नहीं करोगे, देयर आर नो ट्रीट्स फॉर यू। थोड़ा तो विग्रस ट्रेनिंग करो, एक बार करके देखो ना, एक बार करके देखो बेटा। ये जो बुद्धि दी गई है ना, ये जो दिमाग दिया गया है, आप कोई चीज सोच सकते हो ना, तो वो आप अचीव कर सकते हो।
ये बुद्धि बस इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने के लिए नहीं दी है। ये बुद्धि जो दी गई है ना बेटा, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए दी गई है। हां, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, कष्ट होगा आपको। अब वो आदत हो गई है ना छांव में रहने की, हमारी बादलों के नीचे रहने की। अगर आप अपने जीवन में रोशनी चाहते हो, एनलाइटमेंट चाहते हो, तो धूप में आना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज बेटा आपको करनी पड़ेगी। रिवॉर्ड सिस्टम तो आपको क्या क्या बताया, एक बार कंक्लूड कर देता हूं। 12 से 14 घंटा पढ़ना है बेटा। हर दिन आप एंड ऑफ द डे ये लिखेंगे कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है। मुझे वीक में 2 टेस्ट देने हैं, जो आप स्टार्टिंग में, वीक की स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेंगे कि मेरा ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर के फिजिक्स में ये पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में ये पढ़ूंगा, जोलॉजी बॉटनी में ये करूंगा, मैं इसके टेस्ट, ये 2 टॉपिक है, ये 2 चैप्टर है, मैं इनके टेस्ट दूंगा। अपने आप को डिसिप्लिन में वापस लाना पड़ेगा। रीजन कुछ भी हो जिसकी वजह से ये सब हुआ हो, अब जो हो गया उसके पीछे मत बैठो। जो हो गया वो तो इतिहास है। ठोकर लगी, आप गिर गए हो, गिरने के बाद कोई बात नहीं, मैं उठूंगा, फिर से चलूंगा। उठने के बाद जब आप चलते हो तो आप में ताकत रहती है कहानी लिखने की, आप इतिहास लिखने की ताकत रखते हो। ठोकर लगने के बाद गिरे रह जाओगे ना, तो खुद कहानी बन जाओगे। ये याद रखना। टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया, रिवॉर्ड हो गया। 30 क्वेश्चंस बेटा डेली की, आप एक मिनिमम क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो कि यार रोज के कम से कम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जोलॉजी में और बॉटनी में इतने क्वेश्चंस मैं रोज लगाऊंगा। फिजिक्स में तो एक आदत बना लो बेटा कि 50 से लेकर के कम से कम 70 क्वेश्चंस डेली आपको लगाने ही है। केमिस्ट्री का नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा, अपर एंड में चले जाएगा बेटा केमिस्ट्री के, यार 70 से तो हमेशा मुझे प्लस क्वेश्चन करने हैं। जोलॉजी बॉटनी में भी आप आदत लगा लो बेटा कि रोज के कम से कम मुझे ये वाले भी सवाल 70 to 100 करने ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आदत बना लो बेटा, करने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो ये बता दिए बेटा, रिवॉर्ड सिस्टम, डेली क्वेश्चंस, चैप्टर, टॉपिक, हर एक चीज का एक छोटा गोल कि मैं सुबह उठने का टाइम, बेटा आपको सिर्फ 2 टाइम फिक्स करने हैं, सुबह उठने का मॉर्निंग, और रात में सोने का स्लीप। ये 2 टाइम फिक्स कर लिए, बाकी टाइम टेबल आपका इससे बन जाएगा। इतने सवाल करोगे तो ये ट्रीट, इतने सवाल करोगे तो खाना, इतने सवाल करोगे तो सोना, इतने सवाल करने के बाद डिनर, अदरवाइज कुछ भी नहीं। टारगेटेड लाइफ जीनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये सब होने कैसे वाला है? स्टार्ट करता हूं अपने सब्जेक्ट से। मन से नहीं लिख रहा हूं, बढ़िया से बैठ के रिसर्च करिए, काफी टीचरों से बात कराए, और फिर आपके सामने आ रहा हूं। और ये आपको जब ये चीजें बता रहा हूं, आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी कि किस बेसिस पे ये बात कही जा रही है आपसे। सबसे पहले बेटा फिजिक्स। फिजिक्स एक कैसी चीज है बेटा, जो कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में क्या क्या आपको रिटेन करना है या कहां कहां फोकस करोगे, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। कोई थ्योरी व्योरी नहीं है, गलत फहमी में मत जीना। एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, अलग अलग किताबें की अभी जरूरत नहीं है। अभी जितना है नोट्स, किसी भी टीचर को उठाओ जिससे आपका मन करे, जिससे फ्रीक्वेंसी बैठे। मैं आपको बस एक बात ये कहूंगा बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुरु मेक्स चैंपियन, गुरु मेक्स चैंपियन या हार्डवर्क मेक्स चैंपियन, तो आप क्या कहोगे? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में बेटे करेक्शन की जरूरत है कि पहले क्या होता है, स्टूडेंट अपना गुरु चूज करता है। आपको हर दिन हर क्लास में एंटरटेनमेंट नहीं मिल सकता। ये गलतफहमी हटा दो कि यार मतलब हर क्लास होगी, हर क्लास में एंटरटेनमेंट मिलेगा, मजा आएगा। किसी दिन क्लास बहुत स्मूथ जाएगी, किसी दिन क्लास थोड़ी रफ जाएगी। यू हैव टू बी फोकस्ड ना, हर दिन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। आप मतलब कोई डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा है तो आप क्या करते हो, यार ये डिफिकल्ट है, मजा नहीं आ रहा, कहीं और देखते। कहीं और से आप फिर से 0 से शुरुआत कर रहे हो। यार आधा साल निकल गया है, अभी तक हम यही नहीं चूज कर पा रहे हैं हमें हमारी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर रही है। आप ये समझो कि समस्या कहां है, कि सोच में है। यहां पे बेटा कॉन्सेप्ट हो गया, एमसीक्यू हो गया बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीवाईक्यू।
फिजिक्स की आप शुरुआत ही तब कर सकते हो बेटा, फिजिक्स के अंदर तभी आप एंटर कर सकते हो, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, जब आप ये वाला पार्ट को कर लोगे। इसके बिना सब कुछ अधूरा है, ये आप मान लो। भले ही स्टार्टिंग के आप ज्यादा नंबर ऑफ डेज दे दो इसको, पर ये करके आगे चलो। ये अगर इस चीज को अगर छोड़ दोगे तो इधर नहीं पहुंच पाओगे। मैं खुद बता रहा हूं बेटा, मैं खुद बता रहा हूं। आप ये सोचोगे नहीं यार वेक्टर्स में ऐसे ही निकल जाता हूं, अरे फंस जाओगे बेटा। गिनती के चैप्टर है जो बिना वेक्टर के कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ग्राफ स्कोरिंग है, करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहेगा बेटा जहां पे ये इस्तेमाल ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टिग्नोमेट्री हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, जीपी, बेटा ये आप करो, भले ही टाइम लग रहा है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, जब आप ये बेसिक कर रहे हो ना, जहां पे बेसिक मैथ्स के बिना यहां नहीं जा सकते हो बेटा, बेसिक मैथ तसल्ली से करो, सीख के करो, पूरा सीख के करो, वरना यहां नहीं जा पाओगे। यहां आपको कॉन्फिडेंस पता क्यों नहीं आता हो? क्योंकि आपको ये लगता है यार टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी लेक्चर देखूं, 3x 4x 5x पे देखूं। बेटा जब तक वो सीखोगे नहीं तब तक कितनी भी स्पीड से देख लो, वो देखने का मतलब क्या रह गया? तो तसल्ली से देखो, नोट्स बनाओ, साथ में नोट्स बनाओ और फिर आप आगे बढ़ो। अब आप सोचोगे मैं प्रिंटिंग करवा लूं, टाइम कम है, नहीं, ये तो पहले सोचना था ना। अभी भी बेटा अपने पास समय है, सुकून से बैठो, पेशेंस से बैठो, जितना आ रहा है उतने से बहुत अच्छे से करो। समझ में आ रहा है? तो बेटा सबसे पहला बेसिक मैथ्स करो। मैं आपको यही शुरुआत कहूंगा कि अगर देखो मैकेनिक्स आपको डर नहीं लगता है ना, तो आप मैकेनिक्स से शुरू करो, खुला शुरू करो, खुला शुरू करो। 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, जिस सीक्वेंस में बढ़ाते उसी सीक्वेंस में शुरू करो। अगर कहते हैं नहीं सर ये वाली चीज तो मैंने अच्छे से कर लिया, मैकेनिक्स से थोड़ा मुझे डर लगता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बेटा आप हीट से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट 1 से शुरू करो, जहां पे कैलोरीमेट्री आती है, जहां पे हमारे हीट ट्रांसफर आता है, वहां से आप शुरू कर सकते हो। ये अपने आप में एक अच्छे वेटेज की यूनिट है, आप शुरू करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको काइनेमेटिक्स करते करते बोर हो गए हो, सर मैं काइनेमेटिक्स में जाता हूं, 1 डायमेंशन करता हूं, 2 डायमेंशन करता हूं, एनएलएम में पहुंचता हूं, एनएलएम के एंड तक ये लगता है मैं 1 डायमेंशन भूल गया हूं, तो मैं दोबारा से 1 डायमेंशन से पढ़ना शुरू कर देता हूं। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है। आप आगे बढ़ते जाओ, आपको लगता है कि आप भूल गए हो, आप बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में उसके नोट्स को रिवीजन करो, नॉट फ्रॉम द लेक्चर। आप क्या करते हो बेटा, लेक्चर पूरा पढ़ने बैठ जाते हो, फिर से यार हम भूल गए, हम फिर से लेक्चर 1 लेक्चर 2, नहीं बेटा नोट्स का रिवीजन करना है। उस टाइम पे इसलिए भूल गए क्योंकि नोट्स तो पढ़ लिए पर डीपीपी नहीं लगाई। आप प्लीज इस सीक्वेंस को प्रॉपरली फॉलो करो। अगर आपको डर नहीं लगता है, आप यूज टू हो के नहीं यार स्ट्रेट लाइन में बहुत बार कर चुका हूं, फॉर अ चेंज आप हीट से शुरू कर सकते हो। अदरवाइज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एनएलएम, डब्ल्यूपी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, यहां तक कर लो। आपको लगता है एसएचएम वेव थोड़ी खतरनाक है, एंड के लिए बचा के रख लेना, कोई बात नहीं। आपको जहां से जितना कॉन्फिडेंस गेन करे, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट कर पाओ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको बेटा अगर डर लगता है कि यार मैं मोशन स्ट्रेट लाइन और प्लेन बहुत बार कर चुका हूं, नहीं समझ में आता, मैं भूल जाता हूं, गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू हीट, गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू हीट। ऑलरेडी आप वहां पे केटीजी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, वहां पे आप ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, तो टेम्परेचर का कोई इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, प्लस माइनस बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले, बस समझते हुए चलना, ठीक है? हाँ सर। और किसी को लगता है नहीं सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना। एनएलएम, डब्ल्यूपी, बेटा ये इसी तरीके से सेट बना लो बिल्कुल प्रॉपर, कि अगर मैंने स्ट्रेट लाइन से शुरू किया तो मैं अगली सांस प्लेन पे ही जाके लूंगा, एनएलएम से शुरू किया तो अगली सांस डब्ल्यूपी खत्म करके करूंगा मैं, फिर कोई चैप्टर दूसरा, कोई टॉपिक दूसरा उठाऊंगा। मतलब अब पूरे चैप्टर के चैप्टर एक बार में निपटाना है। अगर एक दिन बैठे तो आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म। सारे लेक्चर आ चुके हैं ना, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है ना, देख करके देखते जाओ, अब तो आ गया है ना उतना कंटेंट आपके पास। सेम डब्ल्यूपी, अब सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, पूरा एक सेट लगाओ, पूरा एक सेट लगाओ। यहां पे सीखो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ इधर पे, आईसीएम की वैल्यू यहां से सीखो, यहां पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड साथ में सीखो। एसएचएम वेव दिक्कत हो रही है, बाद के लिए रखना, बाद के लिए कब, जब वेव ऑप्टिक्स निपट जाए तब आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
एसएचएम नाम से हैवी है, सबसे आसान है। इसके पीवाईक्यू बेटा मैं बता रहा हूं ना, 2-2 लाइन में सॉल्व होते हैं, नहीं है इतने बड़े। बस वो तो और आया, हमने सुना है ना, हमने तो सुना है ना कि फिजिक्स डिफिकल्ट होती है, उसी सुनी बात पे विश्वास कर रहे हो कि एसएचएम मुश्किल है। नहीं है बेटा, आसान है। वेव्स मैं बता रहा हूं ना, ये जो वेव्स है ना, गिनती के 1-2 टॉपिक बदल जाते हैं, अदरवाइज वेव ऑप्टिक्स से बिल्कुल सेम है बेटा। हाँ ठीक है सर, तो ये बेटा 11th का पोर्शन आपको इस तरीके से करना है। 12वीं में सर ये ट्रस्ट योर सेल्फ क्यों लिखा है, मुझे आप ये बताओ। आप जब मुझसे ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो 12वीं फेल हो या 12वीं पास हो? तो हम सब तो 12वीं पास हैं। अगर आप 12वीं पास हो तो बेटा बोर्ड में आपने ये सारे चैप्टर पढ़े हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ कि ये सारी चीजें मैं अच्छे से जानता हूं, बस इनकी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपने रातों रात पढ़ी हैं चीजें अच्छे से, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। यहां पे आप चीजें पता ग्राउंड जीरो से सीखते हो। जब 12th की बारी आती है ना, तो ग्राउंड जीरो से नहीं सीखते हो आप, 30%, 40% या 50% से ऊपर सीखते हो यार। आप ये विश्वास मानो, आपके 90, 80, 70% तो मिनिमम आए हैं ना, तो बेटा ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ना, तभी तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप विश्वास रखो, आपने चीजें करी हैं। इसको भी सेम, ग्रेविटेशन मैंने यहां के लिए बचा के रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करो, पोटेंशियल करो, कैपेसिटर के साथ ग्रेविटेशन करो, ठीक है सर। करंट करना बेटा, ये एक ही साथ बेटा करना, करंट, एमईसी, मैग्नेटिज्म, एक बार में। मतलब एक बार में क्यों करवा रहे हो, एक बार में बेटा मैं यूनिट की यूनिट कंप्लीट करवा रहा हूं। हो गया, चैप्टर वाइज करना। यहां से एक सवाल आएंगे, यहां से 2 सवाल आएंगे, छोड़ो। अब मैं परसेंटेज पे खेलूंगा कि यार मेरी मैकेनिक्स है, उसका करीबन 27% आता है, तो पूरी मैकेनिक्स हो गई, तो 27% डन। फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से 16% का आता है, 16% डन। आप इस बात को समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा ये सब पढ़ने वाला है, अपने आप पे विश्वास तो रखो, बस उस हिसाब से करते जाओ, आप सब रिकॉइल करते जाओगे। ईएमआई एसी एक साथ करना, ऑप्टिक्स बेटा बात के लिए बचा के रखना। फरवरी वाला महीना बिल्कुल ऑप्टिक्स के लिए बचा के रखो कि सर 1 फेब से लेकर के वैलेंटाइन डे इस बार तो मैं ऑप्टिक्स के साथ बनाने वाला हूं। यहां पे 14 फेब को मैं ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दूंगा, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये पूरा पूरा इसके लिए छोड़ के रखो। इंडिविजुअल यूनिट है, सवाल आते हैं, छोड़ के रखो इसके लिए। बेटा मॉडर्न फिजिक्स आप ऑलरेडी केमिस्ट्री इतनी पढ़ चुके हो कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्मूथली आपको समझ में आएगी। और सेमीकंडक्टर में बेटा कुछ नहीं बचा, रोटेशन से रोलिंग हटा दी। अगर उनके सिलेबस के हिसाब से चले, हम तो सब सिखा ही रहे। रोटेशन से रोलिंग हटा दी, सेमीकंडक्टर से बेटा हैवी हैवी डिवाइसेस हटा दिए, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियोमीटर हटा दिया, सॉलिड से बेटा पॉइजन्स रेशियो। पर अपन सीखते हुए चलेंगे, अपन को भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है इस वजह से। ठीक है सर, तो फिजिक्स में बेटा इसी तरीके से चलो, होगा आपसे। अगली बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जब आप बेटा अप्रोच रखोगे, तो यहां पे बेसिक बता दिए। जैसे बेटा हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है केमिस्ट्री की। बेटा एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिक्स में जरूरी नहीं है। यहां पे बेटा आपको सॉल्व क्या करना है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू तो करने ही करने, ये तो हर चीज के साथ कंडीशन अप्लाइड है। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ना, दैट इज क्वाइट कैलकुलेटिव। आपको क्या करना होगा, यहां पे किसी भी 2 का सेट बनाना होगा। या तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए कि मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी, या तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बेटा इनमें से इन दोनों में से कोई एक अच्छा है कि यार चलो वो नहीं करता हूं, आपको करना तो पड़ेगा ही। कोई भी 2 को बहुत सॉलिड तरीके से लेकर के जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका मोल कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना, बिना उसके काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री की आप शुरुआत करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो बेटा, दैट इज अ लॉजिकल पार्ट। इनऑर्गेनिक के साथ आप ये गलती कर रहे हो कि इनऑर्गेनिक आप ये छोड़ रहे हो कि नहीं यार मैं एंड में जाकर के पढ़ाई करूंगा। नहीं बेटा, ये भी अपने आप में स्कोरिंग है, करते हुए चलो, साथ में एनसीईआरटी से करते हुए चलो।
फिजिकल केमिस्ट्री की जब बात कर रहे हो बेटा तो मोल कॉन्सेप्ट से शुरुआत करो। मोल कॉन्सेप्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है बेटा वो सॉल्यूशन वाला पार्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट के बाद सीधे सॉल्यूशन करो। फिर आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत आराम से आपका हो जाएगा। और यही सीक्वेंस में रखना, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, रेडॉक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये बेटा अच्छी खासी स्कोरिंग है। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना वो बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप बचपन से पढ़ रहे हो रदरफोर्ड मॉडल। अरे स्कूल में तो बेटा तुम मॉडल भी बना के गए थे, याद करो वो दिन। हाँ सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो। सॉलिड स्टेट तो भाई साहब मैं फेल होने वाला था। मैं सिर्फ सॉलिड स्टेट के भरोसे अपना 12वीं का पेपर देने गया था। बहुत आसान है, बहुत आराम से होगा। यहां पे बेटा थर्मोकेमिस्ट्री हो गई, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये पूरा पार्ट आपका एंड का रह जाता है। आप इस सीक्वेंस में इसको कर सकते हैं। वहीं अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो बेटा बिना जीओसी के और नॉमेनक्लेचर के आपकी शुरुआत नहीं हो सकती है। ये बेस है बेटा, ये इनको, ये स्ट्रक्चर है, ये नींव है इनकी। आप ये सोच रहे हो कि बिना जीओसी की बाकी चीजें कर लूंगा, नहीं होगा। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा। इसमें बेटा कार्बोनेशन, अनाइन, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, SN1 SN2 जितनी ये चीजें लिखी है ना बेटा उतनी करके चले जाओ। रिएक्शन हो गया, एसिड हो गया, ये सबसे पहले निपटाओ इनको। और जब यहां पे इनऑर्गेनिक की बात हो रही है बेटा, आप शुरुआत करो किससे, पीरियोडिक टेबल से करो। बिना केमिकल बॉन्डिंग के इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से करके जाना, फिर जाकर के बेटा इसका इस्तेमाल करना। और डी और एफ ब्लॉक करना है, ये बच्चा बच्चा जानता है। ये बेटा केमिस्ट्री की सिचुएशन है, आप आराम से देख सकते हो, कुछ भी करना। ये जो चीजें लिखी हैं कम से कम इन्हें मत छोड़ना, इनको छोड़ के मत जाना। ठीक है, हाँ सर। सर आप बायोलॉजी भी बताने वाले हो? केमिस्ट्री तो देखो यार इंजीनियरिंग रही है, केमिस्ट्री भी तैयारी के टाइम पे अच्छी खासी पढ़ी है, बाकी लोग बताते हैं समझ में भी आती है। बायोलॉजी तो कभी नहीं। बायोलॉजी तो 10वीं में एक चैप्टर था, उसके कारण टीचर ने बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद तो कभी अपन बायोलॉजी पढ़ ही नहीं पाए। हमारे लिए तो बायोलॉजी रह गई, जियोलॉजी, बॉटनी। पर हाँ, इसकी अप्रोच मैंने जरूर बात करी है। तो इसकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, एक बेसिक कोई भी सब्जेक्ट जो एक लर्निंग सब्जेक्ट होता है, जहां पे चीजें हमें रिटेन करनी है अपने दिमाग में, उसके बारे में समझो और ध्यान से समझो। ठीक है, क्योंकि यही दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर ना। आपका जो 0 से लेकर के बेटा जो 300, एक जो सबसे बड़ा जंप जो देता है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो फिलर है ना, जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जा रहे हैं। पर जो आपका ये वाला जो बैंड है ना कि 0 नंबर से लेकर के 300, 0 से लेकर के 280, ये जो बैंड है बेटा वो तो यही सब्जेक्ट कैरी करेगा ना। अब आप ये याद रखना बेटा कि जो नीट है ना उसकी इंप्लीमेंटिंग वाली अप्रोच ज्यादा है। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, तो उन पे उनका ज्यादा फोकस है, कैसे करना है। तभी मैंने कहा ना कि ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये बेसिक बेटा रिसर्च करके बाकी जगह से समझ के मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और बिल्कुल बता करके चले गए। आप एक बार इस बात को समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बायोलॉजी बेटा बिना एनसीईआरटी के नहीं हिलेगी। मतलब आपको एनसीईआरटी तो हर हालत में उठाना है, पढ़ना है, रोज की एक आदत है। उस आदत को मैं आपको अपनाना है कि रोज जैसे पानी पीते हो ना, रोज ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, चाय पीते हो और सोते हो, ये एक डेली प्रोसेस है आपकी। बायोलॉजी बेटा ऑफेंड मत हो जाना, जूलॉजी बॉटनी में दोनों की बात कर रहा हूं, तो वो आपकी एक डेली लाइफ के रूटीन में आ जाना चाहिए। क्या आप ये बताओ कि यार आज दिन अच्छा नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि आज यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है जूलॉजी बॉटनी की। तो आप ये मान लीजिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़नी है बेटा, एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू करने हैं और फिर पीवाईक्यू करने। ठीक है सर। बेटा कोई भी चैप्टर आप जब पढ़ने जाओगे ना तो उसके बेसिकली बेटा ये 4 फेजेस होते हैं। 4 फेज में आपको कोई भी चैप्टर, जब ये चौथे फेज से गुजर जाओ ना, स्पेशली बायो के केस में, तब ये मानना कि हाँ मेरा ये चैप्टर तैयार हो गया है नीट के बेसिस पे। क्या फेज होते हैं? पहला फेज जब आता है बेटा, वो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, पहली बार सीख रहे होते हो, ये आपका लर्निंग वाला पार्ट है, ये लर्निंग वाला पार्ट है। आपको एडवाइस यही कहा जाएगा कि जब भी जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठो या जिसका भी आप लेक्चर देखने बैठो,
फैकल्टी का, पहले वो टॉपिक आप एनसीईआरटी से एक बार खुद से जरूर पढ़ें। वो आपको चीजें एब्जॉर्ब करने में थोड़ी सबूलियत देगा, समझ में आता है। जैसे आपने देखा है ना यार, कपड़े को जब धोते हैं तो डायरेक्ट धुलने नहीं बैठ जाते हैं, कपड़ों को पहले मैल लगा होता है तो उसे थोड़ा भिगो के रख देते हैं। उसका कारण क्या है? सेम आप खुद से पहले पढ़ोगे ना तो दैट विल हेल्प यू टू एब्जॉर्ब। तो आप बेटा पहले खुद से एनसीईआरटी पढ़िए, फिर जाकर के आप वो लेक्चर देखिए। जैसे ही वो लेक्चर देख लिया, उससे रिलेटेड जो सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं या मैम ने क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बेसिक क्वेश्चंस जो डीपीबी के हैं, क्लास के हैं, आप वो करिए। ये पहला फेज है, ये बेसिक स्टेप है, कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा या टॉपिक पढ़ा। तो बेटा फेज 2 जो आता है ना, उसमें हमें क्या करना है, अपने जो भी डाउट्स है, जितनी भी चीजें आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है, उसको क्लियर करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। आप ये समझो कि जब हम टेस्ट देने जाते हैं ना जूलॉजी बॉटनी का, तो ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे जो ऑप्शंस हो या फिर हम जिनको टिक कर रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, पर उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि यार ऑप्शन सेम दिखता था, यार ये ऑप्शन था या ये ऑप्शन था। उसका होने का कारण क्या है, या सवाल गलत होने का कारण क्या है? तो सर सवाल, अब क्योंकि कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो सकती ना, इसका मतलब मैंने जो चीज पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं मुझे क्या रहा है, डाउट रहा है, जो कि क्लियर नहीं हुआ। तो उसकी बेटा इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए आपको अपने डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। अगला पार्ट आप क्या पढ़ोगे बेटा, एनसीईआरटी पढ़ोगे, और फिर आप क्या करोगे बेटा, उसका रिवीजन। क्योंकि अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो ना, तो आपकी अप्रोच बहुत ही अलग होने वाली। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब आप टीचर का कंटेंट ले चुके हो, आपने जो एनसीईआरटी पढ़नी है उस पर अपना आप और ज्यादा चीजें, और ज्यादा इमेजिनेशन, और ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप कर चुके हो, और आप अपने बेसिक क्वेश्चंस भी साथ में लगा चुके हो। इसके बाद आता है बेटा, किसकी बात करूं मैं, फेज 3 की बात करूं। अब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। वहां से अब आपको क्या आना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू करेगा कि यार अब मैं जिस ट्रैक पर जा रहा हूं, जिस पाथ पर जा रहा हूं, वो बहुत करेक्ट पाथ है। जब बेटा आपका थ्योरी का सवाल आता है ना, तो कहीं से भी आ सकता है। तो यहां पे बेटा आपको बिल्कुल जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना, वो 360 डिग्री होनी चाहिए, कि कहीं से भी चैप्टर में किसी भी कोने से सवाल आ जाए, भाई अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही ये पार्ट हो जाएगा बेटा, अब आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने ना तो फिजिक्स में ऐसी कोई बात बोली, ना केमिस्ट्री में ऐसी बात बोली। बेटा जब आप जूलॉजी या बॉटनी पढ़ते हो, तो वहां पे आपको साथ ही में ही मेहनत करनी होती। तो अपने हिसाब से, अपने नोट्स के हिसाब से बेटा चीजों को करो, तभी आपको उसकी ऑथेंटिसिटी आएगी कि हाँ यार ये चीज मेरी है, मैंने इसके लिए मेहनत करी है। फिर आ जाता है बेटा चौथा फेज। जब आप इन 3 फेज से गुजर जाते हो, वो आपका चौथा फेज है। फिर आप अपने रेगुलर टेस्ट दो, जो मैंने कहा है, और फिर जो भी आप नीट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो या देना चाहते हो, आप उसको बहुत आराम से दे सकते हो। नाउ यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि यार अब मुझे सारा का सारा चैप्टर अच्छे से आता है। कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा क्योंकि पता नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं कहूंगा। जिसके बारे में ज्ञान है उसके बारे में ज्ञान दिया, जिसके बारे में नहीं है उसका बस पढ़ने का तरीका बता करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यही है बात बेटा, इसी तरीके से करना है। सर मैं आपको बता रहा हूं ना, स्क्रीन के इस साइड आकर के कोई चीज बोलना, कोई चीज बताना बहुत आसान होता है। हम पे जो गुजर रही है, हम पे जो बच्चा कहता है हमसे कि हम पे सर जो गुजर रही है ना, वो आप पे गुजर रही होती तो आप गुजर जाते। हमें कितना इधर उधर का प्रेशर है, हम कैसे मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज हार्ड है, कोई चीज स्ट्रांग है। तो बेटा हम पे गुजरी है, इसीलिए हम तुम्हारे सामने हैं, अदरवाइज हम नहीं होते। ये भी एक फैक्ट है ना, ये भी तो एक फैक्ट है। एक ऐसी सिचुएशन आई थी, ये बेटा सिर्फ ये बात बताने के लिए हो कि कई बार ऐसा होगा ना कि कोई चैप्टर, मान लो ये चैप्टर है बेटा, ये आपका बहुत ज्यादा वीक चैप्टर है, तो आपको किसी दूसरे चैप्टर को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये मान लो आपका वीक रह गया, फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह गया, ऑर्गेनिक धुआंधार बना दो। धुआंधार के मतलब अगर यहां से सवाल आए तो कर ले जाऊंगा। सेम यहां पे मान लो कुछ कम, जैसे मान लो एसएचएम और वेव्स भी वीक रह गया मेरा,
कोई बात नहीं, एसएचएम और वेव वीक है ना, अगला जो भी पढ़ूंगा बेटा वो बहुत धुआंधार बना दूंगा। मतलब अगर मेरी एक चीज कमजोर है, मैं दूसरी चीज को इतना स्ट्रांग बना लूंगा ना कि मैं उस चीज को क्या कर जाऊंगा बेटा, डोमिनेट कर जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन है, एक्चुअल में बता रहा हूं। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा मेनिस्कस और लिगामेंट दोनों टीयर हो गया था, तो पैर का गेम हो गया था, राइट लेग ही था, उसका खेल हो गया था। ठीक है सर, ऑपरेशन कराया। अब मुझे ये उसी के दूसरे तीसरे दिन ही पता चल गया था कि भाई अब तो एक चीज वीक हो गई है, अब मुझे दूसरी चीज पे फोकस करनी होगी जो मेरी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। एक्सक्यूज देना बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि मैं आपको वही चीजें कहूंगा जो मैंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करी है। अगर मैंने वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करी है तो मुझे कोई हक नहीं है आपको वो बात बोलने का। मैं सच बता रहा हूं। तो यहां पे बेटा मैं नेक्स्ट डे, अभी भी स्टिचेस लगे थे, 6-7 स्टिचेस लगे थे, मैं अगले दिन ही पहुंच गया कि भाई अब पैर से तो कुछ नहीं हो पाएगा, अपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो है, अपने हाथ जो है, अपने जो शोल्डर है, उनको थोड़ा मजबूत बना लेते हैं। बेटा यही अप्रोच आपकी कहां रहती है, आपकी रियल लाइफ में रहती है। कोई टॉपिक कमजोर है तो दूसरे को इतना स्ट्रांग बना लेंगे ना, इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि मैं उस चीज को डोमिनेट इतना ज्यादा कर लेगा कि अब वो हो ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस बात को समझो और टालने वाली आदत को बेटा हटा दो। अब नहीं तो अब कभी नहीं होगा, सच बता रहा हूं। 2 लाइन है उसके ऊपर, जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा। कर ले हर काज सही, कर ले हर काज सही, सुधार ले कल आज कल का फेर। हम बोलते हैं ना, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो आज करेंगे। सुधार ले कल आज कल का फेर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कल ना तेरा है ना ये कल मेरा होगा, जब जागो तब सवेरा। फिर से बोल देता हूं जाते जाते बेटा कि कर ले हर काज सही, सुधार ले कल आज कल का फेर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कल ना तेरा है ना मेरा होगा। बेटा मेहनत कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। जाते जाते आपको बेटा मेहनत करिए, ठीक है। और बस यही कहूंगा बेटा कि जाते जाते आप लोगों के लिए कि ये तो बस चिंगारी है, आग लगाना अभी बाकी है। ये तो बस चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। जो सपना देखा था खुली आंखों से वो पूरा करना बाकी है। अभी भी बेटा वो जो सपना देखा है और दुनिया को दिखाया है, पेरेंट्स को दिखाया है, सबको वो भरोसा दिलाया है, उसको हम पूरा करके मानेंगे। थोड़ा जिद्दी बन जाओ, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जल्दी से मिलते हैं, बाय बच्चों।